बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। मुझे कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। और आज के प्रोग्राम में हम दो मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे ये जुलाई का जो महीना है, ख़ास तौर पे 5 जुलाई की जो तारीख अभी गुजरी है, इस हवाले से एक बहुत ही अहम पहलू सियासत के हवाले से मौजूद है। तारीख के औराक जब हम पढ़ते हैं तो हमें भुट्टो साहब के हवाले से एक बहुत ही अहम ख़बर मिलती है। एक बहुत अहम ऐसा मुद्दा है जिस पे हमेशा से लोग बात करते आए, वो हैं भुट्टो साहब के हवाले से मार्शल लॉ, जो कि 5 जुलाई को लगाया गया 1977 में। तो आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा पहले इस हवाले से बात करें। भुट्टो साहब के हवाले से एक पूरी जो एक दास्तान है और जिस तरह से पूरा केस बनाया गया और जिस तरह से उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया गया, किस तरह वो शहीद हुए, उस पूरे सूरत हाल के हवाले से आज कोशिश करेंगे कि बात करें और डिटेल्स आपके साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ जो दूसरा मौजू होगा आज के प्रोग्राम में नाज़रीन, वो है पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर तालीम का जो निज़ाम है बड़ी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। हमने देखा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कल परसों किस तरह से जो एग्जामिनेशन हॉल्स में स्टूडेंट्स ने वेट किया, उनको पेपर्स नहीं मिले, जबकि सिर्फ 2 पेपर होने वाले हैं अभी। उन 2 पेपर्स में उनको कोई जो है वो पूछने वाला नहीं था। शाम 6 बजे तक कुछ स्कूल्स में वेट किया गया। कॉलेजेस में 400 से ज़ायद स्टेशंस बनाए गए थे कि ज़्यादा बच्चे हैं, कोरोना की वजह से ज़्यादा सेंटर्स बनाए जाए, लेकिन ये बुरी तरह निज़ाम फ्लॉप हुआ। 4 मिनट के बाद फिजिक्स का पेपर आउट हो जाता है मैट्रिक बोर्ड का। ये कैसे होता है? बच्चों को कॉलेजेस में पेपर नहीं मिले, लेकिन व्हाट्सएप पे सबके पास सॉल्व पेपर मौजूद थे। इस पूरे निज़ाम के पीछे गलती किसकी है? क्या सूबाई हुकूमत की गलती है? क्या विफाकी हुकूमत की गलती है? क्या हमारे जो इंटर मैट्रिक बोर्ड के जितने भी जिम्मेदारान हैं, क्या वो इस हवाले से जिम्मेदारी कबूल करेंगे? क्या उनको करनी चाहिए? आखिर कब तक हम इस बात पे बार बार बात करते रहेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेगा? कौन उसकी जिम्मेदारी अपने कांधों पे उठाएगा? ये बात आज इस प्रोग्राम में हम करेंगे। कोशिश की हमने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हम रहनुमा को शरीक करें, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमें ज्वाइन करेंगे हमारे मेहमान, और एक प्रोफेसर साहब को भी हमने मदऊ किया है कि आज वो भी बात करें। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन से भी हमारी बात हो सके, लेकिन अब तक वो हमारे राब्ते में नहीं आए हैं। मेरे ख्याल में राब्ते में आना बनता भी नहीं है, बट एनीवेज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी बात हो सके। सो आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि दोनों मौज़ूआत को कवर करें। आप यकीनी तौर पे हमारे साथ हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से आगाज़ करेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौटकर वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। और आज पहली जो स्टोरी है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, एक बहुत बड़ा नाम, तारीख के हवाले से सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से आज बात की जा रही है। सबसे पहले हम ज़रा तारीख में जाएंगे और बात करेंगे कि एक्चुअली ये हुआ कैसे। नाज़रीन, आज से तकरीबन 46 साल पहले 11 नवंबर 1974 को लाहौर में नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी का कत्ल हुआ। 11 नवंबर 1974 की जब रात लाहौर की शादमान कॉलोनी से एक Mark II कार मॉडल टाउन की तरफ जा रही थी, और उस दौरान होता क्या है जी कि फायरिंग होती है, और उस फायरिंग में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अहमद रज़ा कसूरी साहब जो हैं वो उसको ड्राइव कर रहे थे। उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी बराबर में बैठे थे। पिछली नशिस्तों पर अहमद खान कसूरी की अहलिया और साली भी मौजूद थी उनके साथ, और बहुत सारी गोलियां जो हैं वो गाड़ी पर लगती हैं, जिसकी वजह से कार में सवार अफराद जो हैं परेशान भी हो जाते हैं, और ये शादमान कॉलोनी के पास ये वाक़या होता है। उसके बाद जब ऑपरेशन होता है और सुबह 3 बजे डॉक्टर आकर कहते हैं जी कि अहमद रज़ा खान साहब को बताया जाता है कि उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का उन्होंने नाम लिया कि वो इस कत्ल में मुलव्वस है। अब ये केस जी आगे बढ़ता है, और पंजाब हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज शफीकुर रहमान पर मुश्तमिल एक अदालती कमीशन जो है वो तश्कील दिया। कमीशन जो है वो तैयार हो जाता है, और कमीशन तैयार होने के बाद SHO थाना अशरा अब्दुल हई साहब जो हैं वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो नाम है वो नामजद हो जाता है। इसके बाद क्या होता है जी? इसके बाद ये होता है कि जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है। पंजाब हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज शफीकुर रहमान साहब पर मुश्तमिल एक अदालती कमीशन जो है वो तश्कील दिया, और उस कमीशन के तश्कील होने के बाद
उसकी जो रिपोर्ट थी पंजाब हुकूमत को 26 फरवरी 1975 को जमा करवा दी गई, लेकिन वो रिपोर्ट आम ना की जा सकी। वो आज तक रिपोर्ट आम नहीं हुई है, उस वक्त भी रिपोर्ट आम नहीं हुई थी। और अक्टूबर 1975 में तहकीकाती अफसर मलिक मोहम्मद वारिस की सिफारिशात पर केस यह कहकर बंद कर दिया गया कि मुल्जिमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। अब ये केस यहां पे सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है जी, 25 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ के ठीक 20 दिन के बाद फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सब इंस्पेक्टर अरशद इकबाल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राना इफ्तिखार अहमद को इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनसे जी उनका रिमांड होता है, जिस्मानी रिमांड, जिसमें उनसे तफ्तीश की जाती है और तफ्तीश के दौरान कहा यह जाता है जी कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जी हम इस कत्ल में मुलव्विस थे और हमने जो है मदद की। ये 26 जुलाई 1977 की बात है। मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट्स जुल्फ़िकार अली के सामने जो है ये दोनों जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं और ये जो सिलसिला है वो दोबारा से आगे बढ़ जाता है। और ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह हैं मसूद महमूद साहब, ये फेडरल सिक्योरिटी फोर्स भी भुट्टो साहब ने बनाई थी, इनके जो सरबराह हैं मसूद महमूद और इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन जाते हैं और ये सिलसिला यहां से मजीद आगे चला जाता है। कटिंग शॉर्ट जी, 3 सितंबर 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी गिरफ्तारी के बाद तकरीबन गिरफ्तारी के 10 रोज बाद जस्टिस के एम समदानी ने भुट्टो की जमानत पर रिहा कर दिया, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर जस्टिस हमदानी साहब को भी जो है वो ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद रिहाई के 3 दिन बाद भुट्टो को दोबारा उसी केस में मार्शल लॉ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। मार्शल लॉ के सम्राट हमने देखा है माजी में किस तरह हमने भुगते हैं। गिरफ्तारी के 10 रोज के बाद जस्टिस के एम समदानी साहब ने जो है वो भुट्टो को जमानत पर रिहा कर दिया, जो मैंने पहले बताया जी, और उसके बाद उनको ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन उनको दोबारा जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद 11 सितंबर 1977 को केस का नामुकम्मल चालान मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवाया जाता है और 13 सितंबर को केस लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए मुंतकिल कर दिया जाता है। केस का फाइनल चालान 18 सितंबर को हाई कोर्ट में दाखिल करवा दिया जाता है, जिसके बाद केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाता है। अब केस का ट्रायल शुरू होने के बाद क्या होता है जी, ये तकरीबन मुल्क की तारीख का गालिबन वाहिद ऐसा केस है जिसमें हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई। ये भी एक हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। 2 मार्च 1978 को ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और 18 मार्च को केस का फैसला सुना दिया जाता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है जी, फैसले में हाई कोर्ट के 5 जजों ने अपने फैसले में करार दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मसूद महमूद के साथ मिलकर अहमद रजा कसूरी को कत्ल करने की साजिश की थी। ये उस फैसले में यह तहरीर किया जाता है कि जी 5 जजों के फैसले में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस केस में मौत की सजा सुनाई गई। अब यहां पे फैसला हो जाता है, लेकिन उसके बाद उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि फैसला हाई कोर्ट की तरफ से था, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जहां पर 9 जजेस मौजूद थे जिन्होंने इस हवाले से देखा, पूरे केस को दोबारा से परखा। एक जज जुलाई 1978 में रिटायर हो गए, जबकि एक बीमारी की वजह से रुखसत पर भेज दिया गया। तो जो पीछे 7 जजेस ने फरवरी 1979 को अपील पर फैसला सुना दिया। 7 में से 4 जजेस ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसला बरकरार रखा, जबकि 3 जजेस ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इल्जामात से बरी कर दिया। अब ये पूरी एक सूरत हाल है जो हमने आपके सामने पेश की, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से हमने देखा कि जब अपील की गई तो उसके बाद दोबारा से तकरीबन 9 जजेस में से 7 जजेस जो बाकी रह गए, जो फैसला देने वाले जजेस थे, उनमें से 4 ने इस फैसला जो है वो बरकरार रखा लाहौर हाई कोर्ट का। लेकिन उसके बाद जो बाकी 3 जजेस थे उन्होंने भुट्टो साहब को बरी भी किया। और ये बहुत एक ऐसी सूरत हाल है, एक इतना हाई प्रोफाइल केस है माजी के हवाले से, जिसको मेरे ख्याल में उस तरह हैंडल नहीं किया गया जिस तरह हैंडल किया जाना चाहिए। तो तब ये हमेशा से एक सवालिया निशान रहा है हमारे निज़ाम के ऊपर, और ये हमेशा रहेगा। और भुट्टो साहब का नाम हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत, पाकिस्तान का ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान को आलमी तशख़्ख़ुस दिलवाया। हम जो बात करते हैं एटमी ताकतों के हवाले से, हम बात करते हैं
मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हवाले से, OIC के हवाले से, तमाम तरह ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भुट्टो साहब की बदौलत पाकिस्तान के नसीब में आए और आज हम उसके समरात इकट्ठे कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये आज हमने बात की 5 जुलाई के हवाले से ख़ास आज मौजू था जिस पे हमने बात की। इसके साथ साथ अब हम बढ़ेंगे अपने अगले मौजू की तरफ, जिसमें हमारे साथ और मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जी हमें ज्वाइन करेंगी मुसरत नियाजी साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनको हम साथ लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे जी MPA हैं, और इसी के साथ साथ जी हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर मुदस्सिर साहब भी, और उनसे भी जो है हम बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। अच्छा जी, मुझे बताइएगा जी, जब कोई मेहमान हमें ज्वाइन कर लें तो मैं उनकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। आज जो मौजू है हमारा, मौजू है तालीम। तालीम के हवाले से माजी में आप जितनी हुकूमतें उठाकर देख लें, आप बड़े से बड़ा नाम देख लें, हमेशा एक ही नारा होता है कि हम आने के बाद बदल देंगे, हम निज़ाम बदल देंगे, हम ये कर देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ये मैं आज दीवान साहब जो कि MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे पूछूंगा जी कि PTI भी बहुत बड़े बड़े दावे करके आई है, लेकिन क्या वाकई PTI भी बाकी जमातों की तरह, क्योंकि बाकी जमातों के हवाले से भी हम देखते हैं तो तालीम में कोई खास हमें बेहतरी होती नजर नहीं आई। ये मैं पूछूंगा आज जितनी भी जमातों के नुमाइंदे में ज्वाइन करेंगे, प्रोफेसर साहब से पूछेंगे तालीमी निज़ाम के हवाले से, निज़ाम में जो बेहतरी है वो कैसी लाई जाएगी। इलेक्शन के टाइम पे हमेशा हमने देखा कि सेहत, तालीम, अमन, ये वो ऐसे पहलू हैं, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जिसके ऊपर बातें करके, जिसके ऊपर बड़े बड़े दावे करके वोट लिए जाते हैं। लेकिन जब वोट लेने के बाद जब आप असेंबलीज में पहुंचते हैं, आपके बजट्स में हम देखते हैं कि तालीम का, इससे पहले इस दफ़ा तो फिर भी हमने देखा एक रकम जो है मुख्तस की गई, पता नहीं वो स्पेंड होती है नहीं होती है, लेकिन इससे पहले हमने ये देखा कि बहुत सारी हुकूमतों ने भी इसको थोड़ा सा निगलेक्ट किया तालीम के फैक्टर के हवाले से। आज जी दीवान सचल साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। दीवान सचल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। बिल्कुल मैं आपको सुन सकता हूं। और मैं थोड़ी सी बात कर रहा था ये माजी के हवाले से। सर आपकी हुकूमत तो चलें अभी आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माजी में अक्सर हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन तालीम के हवाले से कोई खास काम हो नहीं सका। ये अभी जो मैट्रिक का पेपर हुआ है अभी तकरीबन कोई 2 रोज कबल, उसके अंदर हमने देखा कि अजीब एक सूरत हाल पैदा हुई, जबकि सिर्फ 2 पेपर्स हैं, उसके बावजूद इतनी बुरी सूरत हाल। पूरा का पूरा जो हमारा बोर्ड का निज़ाम है, इंटरमीडिएट का भी निज़ाम कोई ख़ास इतना कोई अच्छा नहीं है, HEC का निज़ाम भी पाकिस्तान में कोई इतना ख़ास नहीं है। यहाँ तो खैर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका प्रोसीजर क्या है, उनको अगर डिग्री निकलवानी है, कुछ करना है, क्या सिलसिला है, हर चीज़ मैनुअल है। अब तक सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं हो सका है, दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन अब तक स्टूडेंट्स को इतनी ख्वारियाँ उठानी पड़ती हैं। तो आज कोशिश करेंगे इस हवाले से एक बात हो, कोई सहर हासिल गुफ्तगू हो, जान सकें कि कौन इसका जिम्मेदार है और किसको ये जिम्मेदारी आखिरकार लेनी पड़ेगी। दीवान सचल साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी, वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन। सर आपने देखा कि परसों बोर्ड के इम्तहान में, ये आपकी हुकूमत है, अब आप ये कहेंगे सूबाई, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में आप करेक्ट लेंगे कि आप सूबाई असम्बली में भी इस वक्त मौजूद हैं, अपोजिशन में मौजूद हैं। मुझे नहीं पता ये इशू उठाया गया है असम्बली में, नहीं उठाया गया, ये उठाने का आपने अभी सोच रखा है। लेकिन मैं अपनी आपकी ज़ाती राय पूछना चाहूँगा अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए भी और जो आवाम देख रही है। सर इस तालीम के मसले को PTI किस तरह हैंडल करने वाली है? 3 साल गुजर चुके हैं आपको, अभी भी वही निज़ाम है। हमारे जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशंस का आप हाल देख लें, चीटिंग का निज़ाम देख लें, जिस तरह से पेपर लिए जाते हैं। इमरान खान साहब बात कर रहे हैं जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। पहले ये जो पर्चे आउट होते हैं और ये जिस हाल में बच्चे एग्जाम देते हैं, इस निज़ाम को तो बेहतर कर लें सर, इस पे कौन बात करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना आप लोग ने जो सवाल किया एज एन एंकर, एज अ जर्नलिस्ट, आपको खुद पता है ये 18th अमेंडमेंट के बाद दिस इज अ वेरी वेरी प्रोविंशियल सब्जेक्ट एंड PTI रियली द फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन एनी ऑफ द प्रोविंसेस। सर असेंबली में तो उठा सकते हैं आपने सर पूरी, इफ यू वुड लेट मी कंप्लीट। जी जी प्लीज 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 ओब्लाइज। जी, असेंबली का जी हाल ये है कि असेंबली में जो बजट पे स्पीच का रूल होता है कि एवरी MPA गेट्स हिज अलॉटेड स्लॉट, द पार्लियामेंट्री लीडर गेट्स अ बिगर स्लॉट एंड द अपोजिशन लीडर गेट्स अ मच बिगर स्लॉट। तो असेंबली का तो हाल ये था कि आपने खुद देख लिया
कि हमारे पार्लियामेंट्री लीडर के जब स्पीच का टाइम आया तो उन्होंने असेंबली एडजर्न कर दी। जब अपोजिशन लीडर साहब की स्पीच का टाइम आया तो उन्होंने अपना बजट पेश कर दिया। हमारे अपोजिशन लीडर और हमारे पार्लियामेंट्री पीटीआई के पार्लियामेंट्री लीडर को तो बात भी नहीं करने दी। जीडीए के वैसे पार्लियामेंट्री लीडर हसनैन मिर्जा को भी बात नहीं करने दी गई। तो ये तो असेंबली का हाल है कि जो नॉर्मल एक ट्रेंड है डेमोक्रेसी की कि आप अपोजिशन लीडर एंड पार्लियामेंट्री लीडर की बात सुने और हम भी उनकी बात सुनते हैं, उनके सीएम की, उनके मिनिस्टर्स की। अच्छा, जो मिनिस्टर्स का हाल ये था, एजुकेशन मिनिस्टर सईद गनी साहब का तो हाल ये था कि उन्होंने हमारे किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने अपनी तकरीर ही नहीं की। जितने हम लोग ने बजट में सवाल उठाए थे रिगार्डिंग एजुकेशन, वो उनके मिनिस्टर का काम होता है वाइंडिंग अप स्पीच में वो हमें उनके जवाब देते हैं। तो उनके तो मिनिस्टर सईद गनी साहब ने स्पीच ही नहीं। ये एजुकेशन का हाल है हमारे प्रोविंस में। रही बात आपने कही कि जी 3 साल हुए हैं आपकी गवर्नमेंट को, आप लोग ने क्या इंप्रूवमेंट की है, तो लेट मी मेक इट क्लियर, इन केपी के हम लोग 8 साल से हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 8 साल से केपीके में हुकूमत कर रही है और अभी पोजीशन ये है कि केपीके अमंग ऑल द प्रोविंसेस इज नंबर 1 इन एजुकेशन, इन एनरोलमेंट। अच्छा, इट इज द मतलब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं आपके पास, ये जो आप कह रहे हैं? ओके, राइट। जो एनरोलमेंट फिगर ऑफ केपी है दैट इज 87% इन प्राइमरी स्कूल। ओके, जो एनरोलमेंट फिगर ऑफ सिंध है दैट इज 51%। ओके, सिंध इज द लोएस्ट आउट ऑफ द 4 प्रोविंसेस। ठीक है। इवन बलूचिस्तान की एनरोलमेंट फिगर सिंध से ज्यादा है। हाँ। आपने जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो आपने किसी जिक्र किया था किसी पीपीपी के कोई लीडर हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं। आई डोंट नो कौन मेरे साथ हैं जी, मुझे बताया जा रहा है कोई गेस्ट मुझे ज्वाइन कर। मुदस्सिर हुसैन साहब, मुदस्सिर हुसैन साहब आपको कहें, मैं पहले मैं वेरीफाई करें। जी मैं जरा बात कर लूं पहले। मुदस्सिर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। मुदस्सिर हुसैन साहब आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मुसरत नियाजी साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई करेंगी, जनरल सेक्रेटरी हैं मुसरत नियाजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुदस्सिर साहब से बाद में पूछना बनता है, पहले आपसे पूछूंगा। मुसरत साहिबा, ये सिंध में आपकी हुकूमत है, तालीम का बहुत बुरा हाल है। अभी हमारे बड़े अच्छे गेस्ट हैं आज, दीवान सचल साहब, वो कह रहे हैं जी कि हमें तो 18th अमेंडमेंट के बाद तो हमारे तो हाथ ही काट दिए गए, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो असेंबली में भी बात नहीं कर सकते, सूबाई असेंबली में, क्योंकि मौका ही बहुत कम मिलता है। तो ये क्या होगा तालीम का? ये सिंध वाले क्या मतलब छोड़ दें पढ़ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसने कहा सिंध वाले छोड़ दें? और दूसरा ये है कि मेरा भाई कह रहा है कि जी 18 अमेंडमेंट में ऐसा नहीं है। देखिए 18 अमेंडमेंट अभी तो खैर ये वैसे ही कहते हैं 18 अमेंडमेंट गलत है और नहीं होनी चाहिए। प्लस लेकिन इनके जो चेयरमैन साहब खान साहब थे वो खुद जब अपोजिशन का हिस्सा थे तो कहते थे जो भी अगर हमने केपीके में बेहतर काम किए वो 18 अमेंडमेंट का समर है। ठीक है। दूसरी बात ये कही कि सिंध के अंदर बहुत रेशो खराब है और केपीके के अंदर, देखिए मैं बताऊं आपको, केपीके के अंदर जो मेरा भाई फैक्ट एंड फिगर्स बता रहा है वो टोटली मैं किसी चीज में नहीं जाना चाहती कि मैं किसी के ऊपर गलत एलिगेशंस लगाऊं या ना करूं, लेकिन सियासत अपनी जगह है, लेकिन एजुकेशन को सियासत में धकेलने का हमें कोई हक नहीं है। बीइंग एजुकेशनिस्ट, आपको पता है मेरा ताल्लुक एजुकेशन से भी है। जी ठीक है। अगर जो काम गलत कहीं भी किसी सूबे में भी हो रहा है तो उस गलत को गलत इंडिकेट किया जाना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि केपीके के अंदर हमने बहुत काम किया। मेरा भाई बैठा हुआ मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। सिर्फ इतना बता दें, इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि हमें 8 साल हो गए केपीके में। 8 साल के अरसे में मैं अपने भाई से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, कोई एक स्कूल गवर्नमेंट का, कोई एक कॉलेज, कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक मेडिकल कॉलेज, कोई एक ऐसी चीज बता दें जिसपे उन्होंने ऐसी खिदमत की हो कि वहां पे स्टार्ट किया हो उन्होंने। दूसरा वो कहते हैं हेल्थ कार्ड। देखिए बड़ी अच्छी बात है हेल्थ कार्ड, बिल्कुल केपीके में मिले, सिंध में मिले, मेरे मुल्क के चारों सूबों में कहीं भी मिले, मुझे खुशी होगी। ठीक है। लेकिन क्या केपीके में हेल्थ कार्ड बहुत नेसेसरी है? क्योंकि वहाँ आपकी गवर्नमेंट है और जहाँ आपकी गवर्नमेंट नहीं होगी वहाँ आप नहीं लेंगे। क्या सिंध में लोगों ने आपको वोट नहीं दिया? वही वाली बात है कि तो वो वही कहते हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि वहां पे 18th अमेंडमेंट, मेरे हिसाब से जो मैं समझ पाया हूं कि 18th अमेंडमेंट की वजह से एक तो जो विफाक है वो कट गया सूबों से,
लेकिन उनकी अपनी जमात जिस सूबे में है वहां पे अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बाकी सूबों में जमातें परफॉर्म नहीं कर रही हैं। आसिफ 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 यहाँ तो वहाँ तो मैं क्या कहूँ कि क्या अच्छा हो रहा है। इन्हीं के अपने जो मूर्ति वजीर आला हैं पंजाब के, वहाँ देखें अगर यहाँ सिंध के अंदर एक हल्के में ऐसा होता है कि एमपीए के इलाके में कुत्ता किसी बच्चे को काट लेता है, जो बहुत गलत है, मैं इस चीज को एडमिट करती हूँ, गलती है, लेकिन वहाँ तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। वहाँ बोजदार साहब के हल्के के अंदर उसकी नाक के नीचे, उसकी आंखों के नीचे, उसके सामने, उसके अपने हल्के के अंदर एक गरीब शख्स के हाथ और पांव काट दिए जाते हैं, और वहाँ एक कांस्टेबल को भी जो है ना आप सस्पेंड नहीं करते हो। तो दोहरा म्यार नहीं करे खुदारा। मेरे मुल्क के किसी भी हिस्से में, किसी भी इलाके में, कहीं भी किसी की भी गवर्नमेंट हो, जहाँ गलत काम हो उसको अपोज किया जाना चाहिए। उसको ये नहीं कहे कि वहाँ किसकी गवर्नमेंट है। मेरी जो तरबियत है, मेरा जो कहना है वो ये। दूसरी बात मेरे भाई ने कही कि जी सिंध असेंबली के अंदर अपोजिशन वालों को रोल प्ले नहीं करने दिया जा रहा। मुझे बताएं कि अपोजिशन के अंदर आपने कौमी असेंबली का भी हाल देखा, अच्छा। और सिंध असेंबली में भी जो काम, जो रोल प्ले करना चाहा, पीटीआई के दोस्तों ने चारपाइयां लाए, शायद उसमें सियासी जनाजा था पीटीआई का, ठीक है, फिर प्लस विसिल बजा रहे हैं। ओ भाई क्या कंडक्टर हो, क्या बस के ऊपर क्या काम करते रहे हो, जो तुम क्या क्या चाह क्या रहे हो अब, वो क्या चीज है? वो तो हर पार्टी के ऊपर ब्लेम आ रहा है मैम, वो लेकिन तो आज तक ये सीटी बजाने वाला कोई सियासत में कोई नहीं हूँ। ठीक है, चले मैं इस पे आता हूँ अभी। जी मुसर्रत साहब, इस पे हम आते हैं, हमारे पास वक्त है। मुझे तो एक जवाब भी इनका। जी दीवान साहब आप जी यू हैव टू लेट मी रिस्पॉन्ड। जी प्लीज आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मुदस्सिर साहब की तरफ जाना है मुझे। जी प्लीज। आप, मैंने बात की कि केपी में 87% एनरोलमेंट है प्राइमरी स्कूल किड्स की, जो आपका टॉपिक है एजुकेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। सिंध में 51% है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ने फिगर्स दिए, मैंने घर से नहीं बैठ के रात को छापी थी। हेल्थ कार्ड की मेरी बहन बात कर रही है। हेल्थ कार्ड इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। केपी में हमने 2016 में लॉन्च किया, 18 तक हर आदमी को मिल गया। पंजाब में हमने 19 में लॉन्च किया, अभी तक वो ऑन ड्राइव है। सिंध में मुराद शाह जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं देने दूंगा। ठीक है, आप ये मेरे को कह रही है जी फेडरल गवर्नमेंट ले, मतलब लिटरली अगर फेडरल गवर्नमेंट ले है ना, तो सबसे पहले चीख मुराद शाह की निकलेगी। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि फेडरल साहब लाएगी तो भी सूबों को प्रॉब्लम होगी इस बात से, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो वो। मजे की बात सुने, ये जो चारपाई की बात कर रही है, दिस इज आफ्टर व्हाट आई सेड। मतलब ये लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्पीच नहीं होने पे हमने ये चारपाई लाए थे। मेरी बहन से कोई पूछ ले कि ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने यहाँ बात नहीं अलाउ किया उनको करना, उनका माइक नहीं खोला गया जी, ये किसी असेंबली में हुआ है कि बिलावल भुट्टो साहब की अगर हमने माइक बंद कर दिया हो और उनको तकरीर नहीं करने दी गई हो? क्या मतलब ये जो सिंध में जो नेशनल असेंबली में होगा तो उसका क्या रिएक्शन शो होगा सिंध असेंबली में? ये मैं बात कर रहा हूं आलिफ की, ये मेरे को जवाब दे रही है जे का। चले उस पे हम बाद में आते हैं। मुदस्सिर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कह रहे, पहले लेट मी कंप्लीट। दीवान साहब कह रही थी कि हम इसको सियासत, इस पे मैं नहीं करूंगा, नहीं करना चाह रही। मेरे को जवाब तो दे दे एनरोलमेंट। मैं अभी उस पे आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। पहले मैं उस पे बिल्कुल आऊंगा। पूरा अभी हमारे पास मौजू यही है आज का। अभी जरा गुफ्तगू हो रही है जनरली, लेकिन मेन मौजू हमारा एजुकेशन के हवाले से। मुदस्सिर साहब, सर तो एजुकेशन पे तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मैं अभी लूंगा, मैं जवाब अभी मैं लूंगा। जी मैं कम क्यों है? मैं अभी लूंगा, अभी इस पे बात करेंगे। मुदस्सिर साहब, जी सर, मुदस्सिर साहब आप सुन रहे हैं, बड़ा एक जो है वो आपस में एक तबादला चल रहा है जुमलों का भी, और समझ नहीं आ रहा कि जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, सूबे की, विफाक की। सर आप माशाल्लाह प्रोफेसर भी हैं और बड़ा आप कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं तालीम के हवाले से। हम देखते हैं मुख्तलिफ सेमिनार्स में भी आप माशाल्लाह परफॉर्म कर रहे होते हैं, पब्लिक गैदरिंग से बात कर रहे होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त आप बात करते हैं। सर, पाकिस्तान में आपको कहाँ इशू लगता है कि एजुकेशन का इशू बेसिकली है कहाँ से, उसका रूट कॉज क्या है? Since you are in the system yourself, I think you're the perfect person to ask this question. बहुत शुक्रिया आपका। जी बेसिकली 2 से 3 इसके एस्पेक्ट्स हैं। मल्टीपल चीज ये कि आपके पास काती निज़ाम तालीम है, दोहरा निज़ाम तालीम के अंदर उर्दू इंग्लिश के एक डिफरेंस आपके पास ये आ रही है कि आप जो है जिस तरीके से उसको बेहतर परफॉर्म कर वैसे नहीं हो पा रही चीज। हमारी कमिटमेंट तालीम के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग है। हमारे पास वो इस वक्त तक विजन नहीं है कि जिस चीज की दुनिया को 21st सेंचुरी में जरूरत है।
आपके यहाँ तालीम है दो हिस्सों में, एक तालीम वो है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक आके कंप्लीट हो जाती है, और एक आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं। आपने 18 अमेंडमेंट की बात की, लेकिन उस 18 अमेंडमेंट में आज भी जो HSC है वो हायर एजुकेशन के अंदर उसी तरह फालियत रखती है, उसके ऊपर फेडरल का इन्फ्लुएंस बदस्तूर मौजूद है, सूबों पे दस्तरस में वो चीज नहीं है। पूरे पाकिस्तान की जामियात की असतज़ा की तनख्वाहें कहाँ से आती हैं? सिंध में, KPK में, पंजाब में, वो HSC से आती है, फेडरल से आती है। आप पिछले 3 साल से HSC की ग्रांट्स को कट कर रहे हैं, और 3 साल से विफाक में PTI की गवर्नमेंट है। ठीक है, ग्रांट कट की जा रही है, आप ये कह रहे हैं। ओके, ठीक है जी। आपने अगर दूसरी तरफ अब बात करनी है तो डेफिनेटली पिछली 18 अमेंडमेंट के, अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूँ, न्यू लीग की बात करूँ, तो इन्होंने पाकिस्तान में हर कोने पे, KPK में भी और सिंध के अंदर भी, नई जामियात में जाल बिछाया। बहुत सारी जामियात, खासतौर पर मैं सिंध की बात करूँ। ठीक है, सिंध की बात सवाल का जवाब दूँ, जो दोनों मौजूद मेहमान मौजूद जी। पंजाब के अंदर इस वक्त किसकी हुकूमत है? पिछले 3 साल से पंजाब के अंदर 3 महीने से स्टूडेंट्स रोड्स पे मौजूद हैं, इस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और 9 मैट्रिक के एग्जाम्स को लेके। क्या आपको सिंध की किसी रोड में या कराची में कोई एक तलबा का एहतजाज नजर आए इन एग्जाम्स के खिलाफ कि एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए? नहीं, कराची में नहीं देखा हमने। क्या रीजन है इसका? रोड्स पे नहीं देखा, ऑनलाइन हमने जरूर देखा है, सोशल मीडिया पे, लेकिन रोड्स तक, ट्विटर पे हमने देखा है, कोई एहतजाज नहीं। बिल्कुल। उसका रीजन सिर्फ ये कि आपकी स्टीयरिंग कमेटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं सिंध के अंदर, उन्होंने बहुत जबरदस्त प्लान किया, और उन्होंने मई के अंदर ये बात अनाउंस कर दी कि हम आपको 40% कंटेंट उड़ा रहे हैं, 60% है कराची में, हम आप एक जी ठीक है। तो सर बस ये कमिटमेंट की बात होती है। इस पे मैं भी, आप बोर्ड के ऊपर भी मुझे थोड़ा सा ये बताएं मुदस्सिर साहब, यहाँ पे ये जो बोर्ड है, सईद गनी साहब ने एक छोटा सा ट्वीट किया, उसमें कह दिया जी कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बोर्ड मेरे अंदर नहीं आते। मतलब बिल्कुल भी मैं उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हूं, बोर्ड्स का पूरा निजाम अलग है। और पूरी ये जरा बताएं कि ये बोर्ड्स की जो अभी अमेरिका कह रहा हूं, सॉरी, ये जो अभी कराची के अंदर परसों जो हुआ है, फिजिक्स का पेपर आउट हो जाना, शाम 6 बजे तक लियारी में तो पेपर मिले ही नहीं है, कुछ जगहों पे तो कैंसिल किया गया पेपर के, आपको दोबारा तारीख दी जाएगी। ये क्या है? मतलब ये 2 साल के बाद पर्चे हो रहे हैं सर, 2 साल का गैप था आपके पास बीच में, इतनी मिसकैलकुलेशन, मिसमैनेजमेंट। देखिए, ये मिसमैनेजमेंट की क्लियर इंडिकेशन है, इसमें कोई जो ट्राई नहीं है, और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर तादीबी कार्रवाइयां होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगहों पर एक्शन लिए, पास में भी लिए। अब कोई ये कहना कि कोई ये परफेक्ट निजाम था और यहाँ पे कोई कैमरेज लेवल का निजाम चल रहा है, ऐसा नहीं है। कोताहियां जरूर मौजूद है, लेकिन जिस हिसाब से अगर आप पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करें सिंध के अंदर, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की बात करें, तो शायद मैं अगर पीपल्स पार्टी से डिफर भी करूंगा, उसका एंटी भी होऊंगा, लेकिन उसकी एजुकेशन और मेडिकल के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है लास्ट 10 ईयर्स से, तो ये ज्यादती होगी कि मैं इनको अप्रिशिएट ना करूं। अच्छा, आपको लग रहा है कि सिंध हुकूमत ने काम किया है एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से? मुसर्रत नियाजी साहिबा, आप सुन रही हैं? मुसर्रत नियाजी साहिबा, मुसर्रत नियाजी साहिबा, अगर आप मुझे सुन रही हैं, प्लीज मैं आपकी तरफ सवाल लेकर आना चाहूंगा, मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल में मुसर्रत नियाजी साहिबा अभी कनेक्टेड नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, मैं दीवान सच्चल साहब की तरफ आता हूं। दीवान साहब, सर जी। दीवान साहब, ये प्लीज चेक कीजिएगा कि ये इतना नॉइस क्यों आ रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, दीवान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी दीवान साहब, बहुत शुक्रिया, मैं आपको सुन सकता हूँ। दीवान साहब, ये जिस तरह मुदस्सिर साहब कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिंध हुकूमत ने तो की हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स और कॉलेजेस भी बड़े हैं, काफी हद तक तादाद बड़ी है। आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो कुछ और बात बता रहे हैं, तो ये कैसे, अगर एक दूसरे पे डालते रहेंगे तो फिर ये हाँ नहीं, मैं एक दूसरे पे डालना ही नहीं चाह रहा। हाँ। मैं कह रहा हूं आप गूगल पे जाएं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ें, एनरोलमेंट परसेंटेज ऑफ सिंध इज 51%, एनरोलमेंट परसेंटेज ऑफ केपी इज 87%, एनरोलमेंट परसेंटेज ऑफ पंजाब इज अबाउट 82% एंड बलूचिस्तान इज अबाउट 57%। अच्छा, जो इनरोलमेंट है, ये जिम्मेदारी आपको लगता है प्रोविंस की है कि बच्चों को उन्होंने स्कूल में लाना है, एनरोल करवाना है? प्राइमरी की जिम्मेदारी है। ओके, प्राइमरी की जिम्मेदारी की बात करें जी। मुसर्रत नियाजी साहिबा, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है। मुसर्रत नियाजी साहिबा, माय पॉइंट इज वेरी क्लियर, इट्स लाउड, इट्स क्लियर
The enroll Saeed Ghani Saab on the floor of the House, on the floor of the Sindh Assembly, did not bother even replying to us. ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ये होता है, अगर आप ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम देखें, अपोजिशन सवाल करती है और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट बेंचेस, ट्रेजरी बेंचेस जो होते हैं, हमें मिनिस्टर्स एंड सर ये निजाम तो हमें आज तक मिला ही नहीं है ना, ये तो हम देख ही नहीं पाए ना आज तक। ये तो आवाम तरस गई है निजाम देखने को, कभी इतनी हेल्दी डिस्कशन हो रही हो, वहां पे कोई अच्छी बातें हो रही हो, सवाल जवाब हो रहे हो। ये तो उधर तो वही चारपाइयां सीटियों वाली बात ही सुनाई देती है बार बार। अभी मैं क्या बताऊं पिछले 2 हफ्ते पहले क्या क्या हुआ है बलूचिस्तान असेंबली में, सिंध में और बजट के दौरान। जी मुसरत न्याजी साहिबा, बात कर रहा हूं तो आप जी 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 सर, मुसरत न्याजी साहिबा, मुझे ये बताएं कि ये देवान सचल साहब भी ये बात कर रहे हैं कि जी आप खास तौर पे ये जो सिंध है इसके अंदर जो रेशो है बच्चों को स्कूल तक लाने का, प्राइमरी रेशो वो बहुत कम है आबादी के लिए, आप चारों प्रोविंसेस में सबसे पीछे हैं। तो ये अवेयरनेस कौन पैदा करेगा कि बच्चों को स्कूल भी लाना है? आप मुझे देखें जितने भी सिंध के दीगर अजला हैं कराची के अलावा, तो उन्हें जिला की थोड़ी बात करें, वहां पे तालीम का क्या मयार है, वहां पे सूरत हाल कैसी है? हाँ आप सिर्फ कराची को हमेशा बात करके थोड़ा कवर कर लेते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स के हवाले से भी हॉस्पिटल चले 2-4 हमने और भी देखा आपने बनाए NICVD के हवाले से, लेकिन जो सिंध का जो अंदरूनी सिंध जिसे आप कहते हैं इंटीरियर सिंध, जबकि पूरे अजला हैं सिंध के, उधर कोई खास नहीं नजर आ रहा मेरे ख्याल में टर्न आउट अच्छा कि वो भी स्कूल जाएं। नहीं देखिए मेरी बात सुने, सिंध गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, देखिए हमने बच्चों को या हमने अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए एजुकेशन इदारे, चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, वो बनाए ताकि किसी भी स्टूडेंट को, अगर जैसे दूर दराज इलाकों में जाया करते थे लोग, अपने इलाके के अंदर उन्हें ये फायदा हो, ये एडवांटेज हो कि वो दूर नहीं जा सकते तो अपने इलाकों में रहे। लेकिन जब तक बिल्कुल जरूरत है हुकूमत वक्त की कि वो अवेयरनेस पैदा करे, ठीक है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ही इसमें मैं गलत नहीं होगा कि इस चीज में पेरेंट्स को भी दिलचस्पी लेनी है। अगर मैं माँ हूँ तो मुझे पता है कि मुझे अपने लेकिन अगर हमारी ऑलरेडी इतना बुरा हाल है, अवाम का वो खुद पढ़े लिखे नहीं है पेरेंट्स। आसिफ मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। जी जी। दूसरी बात है, देखिए हम उनसे कोई गवर्नमेंट कोई भी स्कूल है उनसे या कॉलेजेस है उनके कोई फी नहीं लेगी। इवन के यहाँ सिंध के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कहती हूँ पहला सूबा है सिंध जो 9th और मैट्रिक में बच्चे कहते थे कि फी पे नहीं कर सकते, 9th और मैट्रिक के जो बोर्ड की फी है वो भी सिंध गवर्नमेंट पे कर रही है। ठीक है। और जो बच्चे A+ ग्रेड लेकर आते थे उन्हें जो है ना 10 to 20,000 जो है ना स्कॉलरशिप दिया गया है ताकि वो बच्चे फर्दर कॉलेज में एडमिशन लेकर कर सके। ठीक हो गया, चले अच्छी है। अब जरा आते हैं मेन कुछ पॉइंट्स है मेरे पास जिनकी तरफ अब मैं आना चाहूंगा। देखें आप इस वक्त जो चेयरमैन साहब हैं मैट्रिक बोर्ड के, वो आपके एक MNA है मेरे ख्याल में, उनके शायद रिश्तेदार हैं जिनको आपने ये ओहदा दिया हुआ है, शाद साहब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हो तो देखिए मैं एक बात तो ये भर्तियां कब तक चलती रहेंगी इस तरह की जो रिश्तेदारों को आपने लाके लगा दिया है? देखिए मेरी बात सुने कि जो अभी आप कहना चाह रहे हैं कि जो चेयरमैन साहब हैं वो रिश्तेदार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी MNA की, ठीक है। देखिए अगर नाम मेरे ख्याल में आप समझ गई होंगी, नाम ना लूं तो बेहतर है मेरे ख्याल। देखिए मेरी मकसद आपको बात समझाना है। देखिए मेरी आपकी बात मेरी समझ में आ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर सिंध के रिहायशी हैं, सुबह सिंध से कोई ताल्लुक रखता है, यकीनन कोई MPA भी होगा, MNA भी होगा, सेनेटर भी होगा, तो उसकी फैमिली कोई अनपढ़ तो नहीं होगी ना, पढ़ी लिखी होगी, और वो फर्दर आए या डायरेक्टली घर से उठा के तो उन्हें नहीं बनाया गया, वो एजुकेशन से उनका ताल्लुक है। अच्छा। ठीक है, एजुकेशन ही से ताल्लुक है, तो यकीनन उनके जो ट्रांसफर्स है वो मुख्तलिफ शोबों में या मुख्तलिफ सेंटर्स में या मुख्तलिफ बोर्ड्स में होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ये बिल्कुल बजा है कहा आपने कि पेपर लेट स्टार्ट हुआ, बिल्कुल ये गलत हुआ, लेकिन इस पर भी निसार खोड़ो साहब ने कमेटी भी बना दी है और इंशाल्लाह एक्शन होगा, और जो भी इसमें कसूरवार ठहरा उसे करार वाकई सजा दी जाएगी और वो इंशाल्लाह उस ओहदे पे नहीं रहेगा। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि आप चेयरमैन भी हटा देंगे? उधर तो चेयरमैन साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, हमें तो आज उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया, हमें तो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं एक टीवी चैनल के ऊपर उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो कार्रवाई की बात कर रहे थे शाद साहब की, जी मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और देखिए मेरी बात, कंट्रोलर्स होते हैं उनकी हम नहीं देखिए चेयरमैन करेंगे। मैं एक बात बताऊं आपको, अगर चेयरमैन है तो जाहिर सी बात है चेयरमैन ने तो सारे काम नहीं करने, उसमें
प्रिंट मीडिया है उनका, उसके साथ उसके अलावा जहाँ पेपर पब्लिश होते हैं, पब्लिशर्स है। नहीं, ये सारे इतने लोग बड़े जाहिर बात ब्लंडर है के वो बाद पूछेंगे। आपको नहीं लगता चेयरमैन साहब को खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए? इतना बड़ा कराची की हम बात कर रहे हैं, जहां पे ये हुआ है 2 साल के बाद, मेन मैट्रिक, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है ये। यही इम्पैक्ट अगर स्टूडेंट्स पे पड़ना है तो आगे चल के प्रोफेशनल लाइफ में क्या करने वाले हैं वो उनको पता है। मैं तो पेपर टाइम पे नहीं दे सके ये ऐसा देखिए, जहाँ जहाँ नहीं हुआ, लेट हुआ, मैं बिल्कुल एडमिट करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं डिफेंड करूँ कि लेट नहीं हुआ, यकीनन हुआ, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी था कि वहां से जिनकी ड्यूटीज थी ना, वो मौसूफ वहां से पेपर ही नहीं पहुंचा सके सेंटर में। जहाँ देखिए किसी एक की गलती नहीं, जिस जिसकी गलती है, मैंने कहा ना, जो भी इसमें मुलविस है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसकी पनिशमेंट। चलें, ये हो गया। मुदस्सिर साहब, सर ये बताएं कि ये जो पेपर आउट हो जाता है, 4 मिनट के बाद फिजिक्स का पेपर आउट हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर पेपर मौजूद था, जो पूरा जो सॉल्व्ड पेपर कुछ घंटों में, सर ये कैसे हो जाता है? इतना आसान है पेपर निकलवाना, इतना आसान है? ये थोड़ा सिस्टम बताएं, ये कैसे चलता है ये? मुदस्सिर साहब, जी प्लीज इनको कनेक्ट करें, मेरे ख्याल में वो सुन नहीं पा रहे हैं, दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। दीवान सचल साहब बोले। सर, इस वक्त वफाक अगर सोल अथॉरिटी के तौर पर एक्ट करती है, आप 18 अमेंडमेंट की बात ना करें, अगर हम मुल्क में एजुकेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, बात कैसे नहीं मैं कुछ और बात कर रहा हूं, मैं बात कुछ और कर रहा हूं, लेकिन आप बात ही गलत कर रहे हैं ना। नहीं ना, मैं कुछ सर मुझे मौका तो दें सर, मैं पूरा आपका बात सुनता हूं, मेरे सवाल तो पूरा होने दें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब जिस तरह पोलिंग की बात कर रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ हम जाएंगे, हम पोलिंग का निज़ाम बदलेंगे, हम ये बदलेंगे, मुल्क में हमने देखा मुख्तलिफ ऐप्स आ चुकी हैं, एहसास प्रोग्राम हमने देखा कामयाब, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे वो कुछ ना कुछ करते नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और टेक्नोलॉजी का बड़ा सहारा ले रहे हैं। सर ये एजुकेशन के हवाले से टेक्नोलॉजी क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पा रही? हमने देखा कोरोना के दौरान जब ऑनलाइन क्लासेस का मरहला शुरू हुआ, ये मुदस्सिर साहब मेरी बात से सेकंड करेंगे, इतने बुरी तरह से ये 2 साल गुजरे हैं स्टूडेंट्स के, कोई बच्चा पढ़ ही नहीं पाया क्योंकि हमारे यहाँ निजाम ही नहीं था, कभी ये सिस्टम वजह ही नहीं हुआ पाकिस्तान में ये ऑनलाइन एजुकेशन का। ये इसका कसूरवार कौन है? क्या इमरान खान साहब को भी थोड़ा इस तरफ ध्यान नहीं दे देना चाहिए? बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ध्यान देखें, अगेन ध्यान हम वहां दे सकते हैं जहां हमारी गवर्नमेंट हो। सर मुल्क की मैं बात कर रहा हूं, कोई रिफॉर्म, सर कोई नेशनल असेंबली में रिफॉर्म्स कुछ तो करें, कोई इमरजेंसी, कोई एजुकेशनल इमरजेंसी। सर आंसर द क्वेश्चन जी, आप बात करते रहे, मैं सुन रहा हूं, क्या करते सर? नहीं मैं आपको सुन रहा हूं सर, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे ना सर। बात करता हूं, आप उसमें 3 सेंटेंस ऐड कर देते हैं। चले आपको सर पूरा मिनट दिया, चले आप बात कंप्लीट करें सर, करें। जो मुदस्सिर साहब बात कर रहे थे कि आपने अभी पंजाब में प्रोटेस्ट देखे, सिंध में प्रोटेस्ट नहीं देखे, मैं उनको एक बात याद दिला दूं, जब बिलावल हाउस के बाद टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया था रिलेटेड टू एजुकेशन ही है ना, फॉर देयर पे, इन्होंने डंडे मारे थे उनको। उस डंडे मारने के बाद वो समझ रहे, वो चाह रहे कि दोबारा स्टूडेंट्स रोड पे आए डंडे खाने। तो मुदस्सिर साहब की बात तो बहुत लॉजिकल थी कि सिंध में प्रोटेस्ट नहीं देखा, लेकिन वो भूल गए बताना कि टीचर्स प्रोटेस्ट पे उनको डंडे पड़े थे बिलावल हाउस की चौरंगी पे। ठीक है, मुदस्सिर साहब की तरफ मैं जवाब लूंगा मुदस्सिर साहब से, ठीक हो गया, इस पे हम बात करेंगे, आप कंटिन्यू करें। ये 3 महीना पहले क्यों बोला, मुझे बिल्कुल याद है, मुझे अच्छी तरह याद है, बिल्कुल ऐसा हुआ था, मैं एग्री कर रहा हूं आपसे। मुदस्सिर साहब से इसकी तरफ जवाब लेंगे, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर आप सर नाराज हो जाते हैं कि आपको वक्त नहीं दे रहा। जी प्लीज। फेडरल गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर, फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट एंड विल नॉट इंटरफेयर इन एजुकेशन। हाँ, पंजाब गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो अभी पूरी सिलेबस चेंज की है। जो मुदस्सिर साहब ने एक और बात की थी कि यहाँ पे एजुकेशन के 2 बन चुके हैं सिस्टम, एक अमीर के लिए, एक गरीब के लिए। अभी आप देखें पंजाब गवर्नमेंट ने 2 महीना पहले पूरा अपना सिलेबस चेंज किया है कि गरीब और अमीर के बच्चे को सेम सिलेबस पढ़ाया जाए। ओके, ठीक है, सिलेबस इस तरफ मैंने बिल्कुल आना था, रिफॉर्म्स और सिलेबस की तरफ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इट्स एप्रिशिएटेबल सर, नो डाउट, बिल्कुल एप्रिशिएटेबल है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज पंजाब एंड केपी, बिकॉज इन 2 सूबों में मेरी गवर्नमेंट है एंड वी आर डूइंग इट। अगर हम सिंध में, मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जो आप चाह रहे हैं कि सिंध में डायरेक्ट इमरान खान साहब कुछ करें, सिंध में अभी ये हुआ था, हमारे एमएनएस को एक बजट मिला था इलाके में खर्च करने के लिए, जो आप देख रहे हैं कराची में हो रहा है, ठीक है, आई कैन सेंड यू वीडियोस इफ यू वांट आल्सो। श्योर। उस पे मुराद अली शाह ऑन द फ्लोर ऑफ द सिंध असेंबली कहते हैं जी ये पैसे फेडरल को हमें देने चाहिए कि हम खर्च करें, डायरेक्टली अपने एमएनए को क्यों दे रहे हैं?
ये तो हालत है हमारे सिंध गवर्नमेंट की, जिसपे इमरान खान ने फवाद चौधरी ने इंटरव्यू में आके कहा कि जी हम सिंध की आवाम पे पैसे खर्च करना चाह रहे हैं, हम सिंध गवर्नमेंट को पैसे, पीपीपी को पैसे नहीं देना चाह रहे। आपको ट्रस्ट नहीं है ना, आपको लग रहा है कि वो पैसे फिर प्रॉपर लगेंगे नहीं जाके। नहीं, उसके बाद क्या हम कुल्फी वाले के अकाउंट से रिसीव करें या अयान अली से $5 लाख रिसीव करें, आप बता दें। सर वो तो अब बिल आउट ऑफ टॉपिक बात हो जाएगी ना, वो अब पैसे भेज के हम मुराद ख्या साहब के अकाउंट में पैसे भेजें, उसके बाद उसको जाके किसी कुल्फी वाले से वापस लेके। सर इस तरह तो सर बहुत सारे केसेस हैं। जहांगीर तरीन साहब का केस है, पेट्रोलियम का केस आपकी तरफ निकल आया है सर, 10 केसेस उधर भी चल रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो वो तो दोनों तरफ सर, हम उनको कौन सा पार्टी में रखना चाह रहे हैं सर, वो रहना भी तो नहीं चाह रहे ना। जब जहांगीर के तरीन पे केस आता है तो हम ये नहीं कहते कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन जब मुराद खां पे केस बनता है तो आवाज निकलती है जी डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। अरे भाई हम मुराद खां चोर को पकड़ रहे हैं, हम डेमोक्रेसी को थोड़ी कुछ कह रहे हैं। अच्छा अब मुशर्रफ साहब क्या जवाब देंगी? जी प्लीज, फिर मुझे मुदस्सिर साहब से क्लोजिंग कमेंट मिले। जी एक तो जो है ना, जो इनकी गंदी लैंग्वेज है वो इनको शायद की आदत से मिली है कि कुल्फी वाला और जो है ना अयान अली देखे बीच में बोलेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, उनसे कहेंगे आपको वो बीच में बोलने का कोई हक हासिल नहीं है। दीवान साहब प्लीज उनको बात करने। जी मुशर्रफ साहब प्लीज कंटिन्यू करें। मुशर्रफ साहब प्लीज। ये इनको जो है इस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल करना इनकी ऊपर क़यादत से लेकर नीचे तक चलता हुआ आ रहा है। मैं इस किस्म की जुबान इस्तेमाल नहीं करूंगी, सिर्फ इनको ये कहूंगी कि जो इनकी भाभी मां थी रेहम खान, उन्होंने इनके क़यादत के लिए क्या अल्फाज किया, इनके लिए यही काफी है। उसके ज्यादा मैं आगे डीप में जाना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। चले उसको हम छोड़ देते हैं ना, हम ड्रैग क्यों हो रहे हैं? मुझे नहीं, इसलिए कि ये लफ्ज बार बार जहालत का मुजाहरा करते हैं, फलाना खान फलाना। ओ भाई कुल्फी वाले उधर से इधर से अगर निकले हैं तो उनको रिकवर करके IMF को 2 कर्जे वापस करो ना, या तो फिर खुदकुशी कर लो जिस तरह खान साहब ने कहा था, ठीक है, फिर खुदकुशी करो ना। अगर निकले हैं तो 3 साल से क्या मुशर्रफ साहिबा, दीवान साहब सर वक्त मेरे पास बहुत कम है, अब यकीनी तौर पे मैं दोनों को सुनना चाह रहा हूँ। मुशर्रफ साहब वो चाहते नहीं है ना सुनना, क्योंकि मैंने उन्हें सुना है। देखिए अगर इस तरह के कुल्फी वाले, नाले वाले, फलाने वाले, प्याले वाले अगर ये हुए तो आपने करप्शन का बाजार जितना गर्म इस गवर्नमेंट में हुआ शायद ही ना। अच्छा चलिए ये तो बताएं, वो जो अच्छा दीवान साहब ने पॉइंट उठाया, मुशर्रफ साहिबा उन्होंने पॉइंट उठाया कि हमने अपने MNAs को पैसे दिए कि जाकर लगा दो हलकों में, उसके ऊपर भी एतराज हो गया पीपल्स पार्टी को। मैं एक बात बताऊं, ये इतने दोगले हैं ना PTI वाले। मैं बड़ा इस शख्स का एहतराम करती हूँ, शरीफ इंसान है, लेकिन क्या करे, इस बेचारे को जो है ना इस चीज को करना, डिफेंड करना है। लेकिन मैं बताऊं आपको, हमें कोई एतराज नहीं है, ये खर्च करें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप फिर अपोजिशन के MNAs को भी उसी तरह से दे, दोहरा म्यार ना रखें। दूसरी बात ये है कि ये हम इनके मकरूज नहीं है। सुबह सिंध अगर कमा के दे रहा है, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, तो 84 अरब रुपए इन्होंने सिंध के क्यों रोके? अगर 84 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को मिलते हैं तो सिंध गवर्नमेंट ने आवाम पे लगाने। इनको तो नजर आता है ये सिर्फ हाजी सुलत्ती हैं, सारे के सारे चोर हैं, सिर्फ और सिर्फ PTI वाले जो है ना दूध के धुले में, बाकी तो सारे चोर हैं, क्योंकि चोर को ही चोर नजर आता है। चले मुशर्रफ साहब, मुदस्सिर सर, ठीक है मैं आपको पॉइंट बिल्कुल रिसीव हो गया। मुदस्सिर साहब सर ये बताएं कि ये मेरे पास बड़े गिनती के 2-3 मिनट बाकी हैं, मैं चाह रहा हूं कि क्लोजिंग कमेंट ले लूं। मुदस्सिर साहब मुझे सुन रहे हैं? मुदस्सिर साहब मुझे ये बताएं कि दीवान साहब ने एक बात की कि आपने कहा कि स्टूडेंट्स तो रोड पर नहीं निकले, लेकिन बहुत सारे टीचर्स बिलावल हाउस के सामने जमा हुए, वो शायद आप उस पर बात करना भूल गए। उन्होंने कहा जी कि वो शायद आपको याद नहीं रहा। इस तरह के मामलात भी होते हैं यहाँ पे कि टीचर्स सेटिस्फाई नहीं है सिंध के अंदर। आपको क्या लगता है? आप खुद भी एक टीचर हैं। देखें, असतज़ा की कहीं पे भी तज़ीक हो, तज़लील हो, वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं हो, माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ना मैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी को डिफेंड करने के लिए, ना PTI को एंटी करने के लिए बैठा हूँ। आपका टॉपिक एजुकेशन था, बिल्कुल, तो मैं सिर्फ उसकी कुछ फैक्ट आपके साथ ग्राउंड पे शेयर कर देता हूँ। 70 साल की तारीख में अगर आप सिंध की बात करते हैं, कोई भी कराची में जनरल यूनिवर्सिटी KU के बाद पैदा नहीं हुई। 2012 में 11 में डियारी में एक यूनिवर्सिटी खुलती है जो कि बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी होती है। उसी 2013 में सिंध मदरसतुल इस्लाम जनरल यूनिवर्सिटी खुलती है। ये 3 जनरल यूनिवर्सिटी सिर्फ कराची में आती है। हैदराबाद आप आगे निकलते हैं तो हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी खुलती है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो बिट शाह के अंदर कल्चरल यूनिवर्सिटी खुलती है। उसके आगे जाते हैं तो वेटरनिटी यूनिवर्सिटीज, सिंध यूनिवर्सिटी के कैंपसेस खुलते हैं। और फर्दर आप आगे चले जाते हैं तो शिकारपुर के अंदर शेख अयाज यूनिवर्सिटी खोल देते हैं।
अगर अभी आप फर्दर बात करते हैं तो हैदराबाद के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कल्चर के नाम की यूनिवर्सिटी खुल रही है। तो व्हाट आई फील कि यूनिवर्सिटीज के लिए कमिटमेंट मौजूद है, लेकिन शायद उन यूनिवर्सिटीज की मैनेजमेंट को चलाने के लिए कहीं कोई गलती हो सकती है। तो हमें थोड़ा सा हुस्न ज़न भी रखना चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि बन रही हैं, लेकिन हम कोई बहुत आइडियल स्टेट में नहीं रहते। ना हमारा वोटर आइडियल है, ना हमारे रिसोर्सेज आइडियल है कि हर चीज अच्छी होती है। जो चीज आज पीटीआई में, यही बहुत सारी चीजें पास्ट के अंदर जो है वो काफ लीग के अंदर होती थी, और जो पार्टी वाले आज हमसे बातें करें यही तो निकल के पीटीआई में है। पीटीआई के पास कोई डायरेक्ट तो आई नहीं है, उनके पास तो नून और पार्टी वाले लोग ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमारे लिए कोई फोकस नहीं है। हमें सबके लिए वसत रखनी चाहिए, सबके डिफरेंसेस को सुनना चाहिए, और एहतराम सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया। दीवान साहब, सर क्लोजिंग कमेंट सर, 30 सेकंड्स प्लीज। क्या लग रहा है आपको, कहां पे कमजोरी है? लास्ट पॉइंट जो मुदस्सिर साहब ने उठाई कि सब लोग पार्टियों से आए हैं, आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैं 2012 या 13 में पार्टी ज्वाइन की, मैं किसी पार्टी से नहीं आया, मैं लिटरली ट्विटर से उठ के आया था सर। वो उन्होंने तो जनरली बात करने की, आरएफएल भी खुद से पीटीआई में है, जब से जिस दिन से पीटीआई बनी है। अली जैदी साहब ओरिजिनल पीटीआई, इमरान इस्माइल साहब, ठीक है। चले एक दीवान सितल साहब, मैं बल्कि आपको दोबारा इंशाल्लाह मदऊ करूंगा। आज पहली दफा आप हमारे साथ रहे, दोबारा इसी हवाले से कुछ मौजूद रखेंगे जिसमें प्रॉपर सियासत की बात होगी, तो बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल मजीद डिटेल में बात करूंगा। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, मुसर्रत साहिबा बहुत शुक्रिया। मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है नाज़रीन, वक्त यहाँ पे हुआ खत्म। इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात ठीक रात 10 बजे, प्रोग्राम AM at 10 PM में। आप यकीनी तौर पर देखते रहिए स्टार न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमानिल्लाह।